जाहिर है कि इन दोनों की अपनी एक पॉलिटिकल एजेंडा है, इनकी अपनी पॉलिटिकल पॉलिसी है। अगर वो मानते तो हम शुक्रिया अदा करेंगे, और नहीं मानते तो हम मुखालिफत करेंगे और खुलकर करेंगे। तो हमारे पत्ते हैं, हम खोले ना खोले, जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऐलान करेगा तो आप सुन लीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे की खास पेशकश सवाल दर सवाल। हम इस खास प्रोग्राम के जरिए खास मेहमानों से आपको रूबरू करवाते हैं, खास सवाल पूछते हैं, जनहित से जुड़े सवाल पूछते हैं। और खास मेहमानों में आज हमारे खास स्टूडियो में है मौलाना अबू तालिब रहमानी। इनसे खास तौर पे सवाल दर सवाल हम करेंगे और मुकम्मल तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड केंद्र सरकार के वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ में क्यों है। पहला सवाल मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब आपसे। उल्लेमा रोजा में जंतर मंतर पे क्यों बैठे? जब एक कम्युनिटी को यह महसूस हो कि उसे दीवार से सटाने की कोशिश की जा रही है, एक पूरी कम्युनिटी को जब ये फील गवर्नमेंट की तरफ से करवाई जाए कि तुम वेटलेस कम्युनिटी हो, तुम एक नेग्लेक्ट किए जाने वाले लोग हो, हम तुम्हारे मैटर में हम तुमसे नहीं पूछेंगे। कमाल की डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है कि तुम्हारी बातों में हम तुमसे नहीं पूछेंगे, तुम्हारे मसाइल में हम तुमसे कंसल्ट नहीं करेंगे। तो आप मुझे बताइए कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक आम जनता, या वो लोग जो दीवारों से सटाए जा रहे हैं, या वो मुसलमान जिनकी सबसे बड़ी आस्था शरीयते इस्लामिया की एक हसीन और खूबसूरत और पाकीज़ा चादर की धागे को एक एक निकालने की साजिश, षड्यंत्र या कॉन्स्पिरेसी की जाए, तो ऐसे मौके पे उस कम्युनिटी को क्या करना चाहिए? जाहिर है शांतिपूर्ण आंदोलन की राहों पे चलना चाहिए। यही हमने सीखा है और यही इस देश के हमारे आज़ादी की लड़ाई में नेताओं ने भी हमें सिखाया है। आप सब जानते हैं कि हमारे देश के राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध में जो रास्ता अपनाया था, क्या वो सत्याग्रह के रास्ते नहीं थे? क्या वो शांतिपूर्ण आंदोलन के रास्ते नहीं थे? तो हमने जो रास्ता इख्तियार किया है, न वो मजहबी तौर पे गलत है, न लोकतांत्रिक के व्यवस्था और न संविधान के तौर पे गलत है। हम सब वही कर रहे हैं। किसान हजरात भी तो सड़क पे उतरे थे, आप उनकी बात क्यों नहीं करते? आप CNRC में लोग, हमारी हजारों माएँ और बहनें सड़कों पे बैठी थी, आप उनकी क्यों नहीं बात करते? अगर भारतीय लोग अपनी आवाज को लेकर, अपनी रक्षा और अपनी व्यवस्था को लेकर अगर कहीं चिंतित हैं, तो उन्हें शांतिपूर्वक तरीके से अपने आंदोलन और सड़क पे बैठने की पूरी इजाजत है। हमें किसी एक इशू से न जोड़ा जाए। मौजूदा इशू पे हम बात कर रहे हैं, अगर इस इशू पे बात होगी सड़क पे बैठने की, तो हम बैठ चुके हैं और बैठते रहेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चेतावनी पर उतर आया है। रही बात कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चेतावनी किसी को दे, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ना संस्कार है, न कल्चर है और न इसकी इतिहास है। हम चेतावनी नहीं दिया करते, मगर अपनी रक्षा के लिए, अपनी अधिकारों के लिए, अपनी मांग के लिए आवाज बुलंद होनी चाहिए। तो इसलिए आवाज बुलंद होनी चाहिए कि लोकतंत्र में गिरे हुए हाथों की कीमत नहीं होती है, उठे हुए हाथों की ताकत को मानी जाती है और खड़े हुए सरों को गिना जाता है। तो वक्फ संशोधन बिल को मानने से आप लोग इनकार क्यों कर रहे हैं? कमाल ये है कि वक्फ संशोधन बिल है क्या चीज, आप किसके लिए ला रहे हैं? वक्फ किसकी है? उसके डोनर कौन है? देखिए, जो चीज जिस आदमी से रिलेटेड होती है, उस आदमी से कंसल्ट करना, यही वाइट और यही प्योर ईमानदाराना जजमेंट कहलाया करती है। अगर आप रिलेटेड लोगों से कंसल्ट नहीं करते हैं, जिस आदमी की जमीन है, आप उससे पूछने को तैयार नहीं, आप उस घर में दाखिल हो रहे हैं, घर वालों से पूछने को तैयार नहीं है, ये कौन सा तरीका है? वक्फ कानून क्या आज बना है? वक्फ कानून क्या इंग्लैंड में बनी थी? वक्फ कानून क्या अमेरिका और कनाडा ने ड्राफ्ट किए थे? वक्फ कानून इसी भारत की संसद ने बनाया था। इसी भारत की संसद ने, जो लोकतंत्र की सबसे बड़ा मंदिर कहलाता है, जो इंसाफ के सबसे बड़ा गलियारा कहलाता है, जहां पूरे भारत के 150 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी हुआ करती है, रिप्रेजेंटेशन होती है वहां पे, उस संवैधानिक तरीके से संसद ने बनाया। अब अगर आपने, संसद ने पिछली बार कब बनाया था, इससे पहले कब बनाया था? लोगों से कंसल्ट कर उसी संसद के कानून
वक्फ कानून में यह बात रखी हुई है कि एक नेशनल यानी सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाई जाएगी। 2 साल हो गए हमारी सरकार ने न काउंसिल बनाई, न वक्फ कमेटी बनाई, न उसमें एक मेंबर चुने गए। और जाहिर है जब मेंबर्स नहीं है तो चेयरमैन भी नहीं होंगे। देखिए, एक परंपरा है, एक संवैधानिक तरीके से काम किए जाते हैं। यह देश लोकतंत्र से चलेगा, शक्ति तंत्र से नहीं चलेगा। यहां अहंकार के लिए कोई जगह नहीं है। संविधान के दायरे में जितने दूसरे लोग आते हैं उतने हम भी आते हैं। एक तरीका होता है कि आपको जब सेंट्रल वक्फ काउंसिल में एक मेंबर नहीं है, कोई चेयरमैन नहीं है, तो मैं पूछना चाहता हूं बहुत ही सम्मानपूर्वक तरीके से, रेस्पेक्ट से अपनी सरकार से, कि फिर वक्फ बिल में संशोधन किए जाएं या वक्फ के कानून में संशोधन किए जाएं। ये रिकमेंडेशन आपसे किसने किया? सर, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। बिल पास हो गया तब क्या स्टैंड होगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का? नहीं, मेरे सवाल का जवाब अभी बाकी है जी। आपने इंटरफेयर करके मुझे डाइल्यूट करने की कोशिश की है। जी जी। मैं इसे कंप्लीट करूं। मैं एक सवाल आपके द्वारा सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं, अपने करोड़ों जनता तक पहुंचाना चाहता हूं, इंसाफ पसंद हिंदू भाई और मुसलमान भाइयों के दरबार में रखना चाहता हूं। ये देश हमारा है और देश की जनता हमारे भाई बहन है, वो हमारे बड़े हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि किसी भी बोर्ड के कानून में संशोधन करने का तरीका यह है कि बोर्ड आपसे रिकमेंड करे, बोर्ड आपसे रिक्वेस्ट करे। जब सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनी ही नहीं है, यानी कानून में प्रावधान है, आपने बनाया नहीं है, मेंबर बनने चाहिए, आपने मेंबर सेलेक्ट नहीं करवाए, चेयरमैन होने चाहिए, आपने चेयरमैन नहीं बनाए, तो फिर संशोधन के लिए विनती रिक्वेस्ट सरकार से किया किसने था? जब किसी ने नहीं किया तो बिल ड्राफ्ट कैसे हुआ? क्या एक माननीय मंत्री जी और मंत्री महोदय के सेक्रेटरी साहब ने सारा काम फैसला कर लिया? खाता ना वही जो कहें आप वही सही, ये थोड़ी ना काम होता है। आंदोलन जितने भी होंगे, जिस कदर भी होंगे, जितने मजबूत होंगे, मैं आपसे ये तो नहीं कह सकता कितने लोग होंगे, मैं आपसे ये तो नहीं कह सकता कहां कहां होंगे, मैं आपसे ये भी नहीं कह सकता कि उसमें कौन कौन शामिल होंगे, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कह सकता हूं शांतिपूर्ण होंगे। जेपीसी एक बड़ी विचित्र व्यवस्था में चल रही थी, मुझे ऐसा लगता है। मैं जेपीसी के सारे माननीय सदस्यों का सम्मान करता हूं, इसलिए कि वो हमारे चुने हुए सदस्य हैं और उनका सम्मान हम सबको करना चाहिए। और मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि वैचारिक मतभेद होते रहेंगे, लेकिन हमें सम्मान में कोई कमी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी हो, माननीय गृह मंत्री जी हो, माननीय सदस्य हो, एमपी हो, एमएलए, कोई भी हो। मैं तो कहता हूं एक रिक्शा चालक क्यों ना हो, वो हमारा भाई है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। जेपीसी बनी, हमने स्वागत किया। मैं आपको अपडेट करने के लिए बात बताना चाहता हूं और आपके द्वारा अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जब जेपीसी का गठन हुआ तो सबसे पहले जो डेलीगेशन जेपीसी के सम्मानीय चेयरमैन आदरणीय श्री जगदम्बिका पाल साहब से मिलने गई थी, वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग थे। 23 अगस्त 2024 ऑन फ्राइडे, मैं भी उसमें शामिल था। मैं सबसे पहले उनके पास मिलने गया। अगर हमने रिस्पेक्ट नहीं किया, अगर हमने उनको सीरियस नहीं लिया, तो हम दिल्ली में उनके घर पे क्यों गए? हाँ, हम जगदम्बिका पाल साहब का शुक्रिया अदा करेंगे कि जब हम उनके घर पे गए तो उनका अपना एक संस्कार है, चूंकि वो बड़े संस्कारी आदमी हैं, बड़े घर से आते हैं और बहुत पुराने वरिष्ठ नेता हैं। हमें वैचारिक मतभेद उनसे बहुत ज्यादा है, लेकिन वो एक वरिष्ठ नेता है, वो इस देश के बहुत अहम सिंबल हैं लीडरशिप में। उन्होंने हमारा बड़ा सम्मान किया, उन्होंने हम बड़ा रिगार्ड्स किया, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। लेकिन एज ए चेयरमैन उन्होंने जेपीसी की जो रिपोर्ट दी है उसमें बड़ी नाइंसाफी हुई है, उसमें बड़े भेदभाव हुए हैं। माफ कीजिएगा, इस कठोर शब्द के लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन बड़े भेदभाव हुए। मतलब उनके रिपोर्ट से आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं? उसकी वजह जान लीजिए जी। सिर्फ इतना कहना काफी नहीं कि मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं उन लोगों में से हूं जो लॉजिक के साथ चलता हूं। ऐसा नहीं कि हम हवाओं में लाठी चलाते, नहीं, ऐसी बातें आनी चाहिए जिससे हम, देखिए, हम एक देश में रहते हैं और वो देश हमारा विशाल देश, लोकतांत्रिक, हमारा प्यारा अजीज भारत है। और भारत के एक एक नागरिक को मालूम होना चाहिए कि अंधेरा कहां है, उजाला कहां है, स्याह कहां है, सफेद कहां है। उनके रिपोर्ट से इत्तेफाक न रखने की जो सबसे बड़ी वजह यह है कि वक्फ की जमीनें हमारे बुजुर्गों ने डोनेट की है, तो स्टेक होल्डर कौन हुए? हम हुए ना भाई। हमारे बाप की जमीन में हम हिस्सेदार होंगे ना, जिसके बाप की प्रॉपर्टी है वो बच्चे हिस्सेदार होंगे, तो स्टेक होल्डर बेटे हुए। हमारी कौम के बुजुर्गों ने इसे डोनेट किया, बिलीवर्स की चैरिटी है,
तो स्टेक होल्डर भारत के मुसलमान हुए, तो भारत के मुसलमानों से आप 5 मिनट पूछ रहे हैं, नॉन स्टेक होल्डर से आप 1.5 घंटे पूछ रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? ये इंसाफ का तकाजा नहीं है। अगर आप नॉन स्टेक होल्डर से पूछते चले जाएंगे तो भारत के लोग पूछते पूछते, फिर मुझे डर था कि आप श्रीलंका के लोगों से न पूछने लगे, आप नेपाल के लोगों से न पूछने लगे, आप बर्मा न चले जाए। क्या स्टेक होल्डर भारत में नहीं है? क्या भारत में मुसलमान नहीं है? भारत में इतने करोड़ों मुसलमान है, आप उन्हीं से पूछ लेते, उन्हीं की राय लेते तो आपके साल गुजर जाते, लेकिन आपने नॉन स्टेक होल्डर की राय ली। दूसरा सवाल, दूसरा जो क्वेश्चन मार्क है, सवाल नहीं क्वेश्चन मार्क है, सवालिया निशान है कि आपने हमसे बात की। मैं शुक्रगुजार हूं आपका, आपने मुस्लिम संस्थाओं को समय दिया, इसके लिए भी आपका धन्यवाद है। लेकिन माननीय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो सजेशन हम लोगों ने दिया था, जो भारत के मुसलमानों ने जो राय आपको पेश की, वो कहां है? देखिए, अब सरकार ये कह रही है कि संविधान से देश चलेगा, शरीयत से नहीं। इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? शरीयत लागू कहां हुई है? क्या पार्लियामेंट शरीयत के तौर पे चलाई जा रही है? देश शरीयत, अगर हम नमाज शरीयत के मुताबिक नहीं पढ़ेंगे तो किसके मुताबिक पढ़ेंगे? आप मुझे बताइए कि हिंदू बहनों के विवाह में अग्नि के साथ फेरे लगाए जाते हैं, ये संविधान कहता है या देश उनके धर्म का आस्था कहती है? ये कैसे कह सकते हैं? शरीयत देश में कहां लागू हुई? देश को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। भारत शरीयत से चल रही है। अगर भारत शरीयत से चलती होती तो चोरों के हाथ कट चुके होते। अगर भारत में शरीयत लागू होता तो रेपिस्ट और बलात्कारियों के सर कलम कर दिए जाते। माफ कीजिएगा, इस तरह के भ्रम फैलाकर अब हमारे देश के शांतिपूर्वक हिंदू भाइयों को भड़का रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। हम शरीयत पर कहां चलते हैं? अपनी मस्जिदों में चलते हैं। कौन गुमराह कर रहा है? गुमराह करने में जो सबसे बड़ा रोल है, आपने एक नाम जो आपने लिया, ये कहा किसने कि देश शरीयत से नहीं चलेगा? कहा किसने? मैं आपसे पूछता हूं। केंद्र सरकार के नेता लोग कह रहे हैं, भाजपा के जो बड़े बड़े लीडर है वो कह रहे हैं, अब आप बताइए, भाजपा के कई मंत्री कह रहे हैं केंद्र के। तो वो सारे नाम बताइए कि गुमराह कौन कर रहा है? वो कहने वालों को बताना पड़ेगा कि शरीयत से सरकार कहां पर चल रही है। आज 15वां साल, थर्ड टाइम माननीय नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है। अल्लाह उनको अच्छी सेहत दे, स्वस्थ रखे। सरकार किसकी आएगी नहीं आएगी एक अलग बात है। इस 15 सालों में कहां पे शरीयत पर अमल किया गया? इस 15 सालों में माननीय नरेंद्र मोदी साहब और जनाब अमित शाह साहब भारत के गृह मंत्री हैं, सेकेंड टाइम वो बताएं कि सरकार को कहां पर शरीयत के सामने झुकना पड़ा है। शरीयत के सामने झुकना नहीं पड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब सऊदी अरब जाते हैं रियाद, तो वहां वो झुककर मिलते हैं लोगों से। अगर आप उसको शरीयत कहते तो मैं कुछ नहीं कह सकता। वो कुवैत तशरीफ ले जाते हैं, वह गले गले मिलते हैं। अगर आप उसको शरीयत के सामने झुकना कहते तो मैं नहीं कह सकता उसके बारे में। लेकिन भारत सरकार को जो लोग भी ये गुमराह भरम फैलाते हैं कि देश को शरीयत से चलाया जा रहा है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो मुझे बताएं, साबित करें, या झूठ बोलने पर माफी मांगे, भ्रम फैलाने पर माफी मांगे, या साबित करें। आप मुझे बताइए, हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज संविधान के मुताबिक होगी या शरीयत के मुताबिक होगी? नमाज हम घर में पढ़ते और मस्जिद में पढ़ते। देश में जब हम गाड़ी चलाते हैं, जब हम ड्राइविंग करते तो शरीयत के मुताबिक करते हैं या भारत के ट्रैफिक लॉ के मुताबिक करते हैं? लेफ्ट साइड से चलते हैं, राइट साइड से चलते हैं? मुझे बताइए आप। जब हम एयरपोर्ट जाते हैं तो शरीयत के मुताबिक जाते हैं या एयरपोर्ट अथॉरिटी के कानून के मुताबिक अपनी आईडी दिखाकर या डीजी यात्रा से जाकर, अगर हम फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं तो इमिग्रेशन करवाकर पासपोर्ट और वैलिड टिकट और वैलिड वीजा के ऊपर जाते हैं? कहां शरीयत लागू हुई? हमारे नलों से जो पानी आता है, हमने क्या कहा कि शरीयत के मुताबिक पानी आप रिलीज कीजिए, या जो सरकार पानी देती है उस पानी को हम लेते हैं? भारत में जितने काम चल रहे हैं, जितनी क्रिया परंपराएं चल रही है, राशन कार्ड क्या शरीयत के मुताबिक है? पासपोर्ट क्या शरीयत के मुताबिक है? वोटर आईडी क्या शरीयत के मुताबिक है? आधार, एक मिनट, आधार कार्ड आपने हमारा बनाया क्या शरीयत के मुताबिक बनाया? भारत के हर कानून को हम सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। शरीयत ये हमारा पर्सनल मैटर है, ये देश का मसला नहीं है। अबू तालिब साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये दोनों ऐसे लीडर हैं जिनके वजह से अभी केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, और इन लोगों को भी अल्पसंख्यक वोट की जरूरत है, वोट मिली भी है। तो इन लोगों को क्या वक्त वोट संशोधन बिल के खिलाफ में, सरकार के खिलाफ में आना चाहिए, या क्या आप लोगों ने इनसे मशवरा किया, बातचीत करने की कोशिश की है इस मामले में? आप, मैं दुआ करता हूं कि आपकी जो मीडिया हाउस है जी, ये बहुत ईमानदाराना तौर पर चले, क्योंकि हम बहुत सारे गोदी मीडिया के दरमियान एक गुलाब का फूल देख रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप लोग एक सवाल पर पूरे तौर पे नहीं चलते। ये पत्रकारों का बड़ा प्रॉब्लम है। और ये बड़ी खूबसूरती के साथ आप शरीयत से डायरेक्ट नीतीश कुमार साहब के गोद में आ जाते हैं। बड़ी खूबसूरती के साथ चंद्रबाबू नायडू साहब के सर पे आप हमसे कंघी करवाना चाहते हैं। भाई देखिए, पहली बात ये तय हो जाए
कि देश का कोई काम शरीयत के साथ नहीं होता है, देश के संविधान के मुताबिक होता है। नंबर 2, शरीयत हमारी हो या हमारे हिंदू भाइयों के सनातन धर्म की आस्था हो, वो उनकी पर्सनल लाइफ है। वो पर्सनल लाइफ पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता जब तक कि वो पर्सनल लाइफ देश के संविधान को कहीं पर डिस्टर्ब न करे। दूसरी तरफ आ जाए, माननीय मुख्यमंत्री बिहार के आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी और आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री चंद्रबाबू नायडू साहब, जाहिर है कि इन दोनों की अपनी एक पॉलिटिकल एजेंडा है, इनकी अपनी पॉलिटिकल पॉलिसी है। उन्होंने उसके तहत केंद्र में एनडीए सरकार को सपोर्ट दिया है और सपोर्ट पर गवर्नमेंट चल रही है। वो सपोर्ट करेंगे, वो नहीं करेंगे, उनको क्या करना है? हम कौन होते हैं उनके आंगन में टांग अड़ाने वाले? हम कौन होते हैं सब मशवरा देने वाले? जाहिर सी बात है, यहाँ पर कोई मसला नहीं है। आप लोगों को क्या उम्मीद लगता है कि वो सरकार का जो बिल है उसके खिलाफ में आएंगे, इसलिए कि इलेक्शन भी है 2025 में, बिहार विधानसभा का इलेक्शन है। हम तो आशावादी लोग हैं जी, हम तो आशावादी 26 लोग में हैं बंगाल का इलेक्शन है। हम तो बिल्कुल इस चीज को मानकर चलते हैं कि हम इन दोनों लीडरों को, जो जनाब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू साहब और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हमारे माननीय नीतीश कुमार जी, ये दोनों बड़े नेता हैं, देश के बहुत बड़े नेता हैं और अल्लाह इन सबको अच्छा रखे। हमने इन तक अपनी आवाज़ पहुंचा दी है। अगर वो मानते तो हम शुक्रिया अदा करेंगे और नहीं मानते तो हम मुखालिफत करेंगे और खुलकर करेंगे, क्योंकि हम कम्युनिटी और अपने कम्युनिटी के लाखों एकड़ ज़मीनों को तो बर्बाद नहीं कर सकते ना किसी मोहब्बत और रिश्तों की वजह कर। तो पहले हमारी जो पर्सनल सेफ्टी है हमें उसको भी देखना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी, हम उनको भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। हम जहां तक रिक्वेस्ट करनी है, बातों को रखनी है, हम तो उनके समक्ष भी रखेंगे। वो हमें समय नहीं दिए, आज अगर हमें बुला लें केंद्र सरकार के कोई माननीय मंत्री अगर कहें कि आइए आपसे हम बात करेंगे, तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम शुक्रिया के साथ, अदब के साथ हम पहुंचेंगे और अपनी पूरी बात रखेंगे और इस बात पर हम उनके आभारी होंगे कि आपने हमें समय दिया। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया जंतर मंतर पे, सभी जो पार्टी थे जो केंद्र सरकार के खिलाफ में, मुकम्मल तरीके से आप लोगों को सपोर्ट मिला या और भी सपोर्ट की ज़रूरत थी? और आगे क्या करेंगे आंदोलन में आप लोग? देखिए, आदमी सपोर्ट और ताकत जितनी भी मिले उतनी अच्छी हुआ करती है और हर कदम पे हमें ज़रूरत है। इसलिए नहीं कि हमारे ज़िद को पूरी करने के लिए, सिर्फ इसलिए ताकि कानून सही से आए, कानून सही से बनाया जाए और इंसाफ किया जाए। नाइंसाफ़ी की लड़ाई में हम हर एक का सपोर्ट चाहेंगे, किसी मतभेद के बगैर। और हम शुक्रगुजार हैं कि 17 मार्च 2025 मंडे को, यानी सोमवार के दिन, दिल्ली के जंतर मंतर पे जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की पुकार पे हजारों लोगों ने एक शांतिपूर्वक धरना दिया। उस धरने में जितने ऑनरेबल एमपीज आए, मैं उनके शुक्रगुजार हूँ। जितने लीडर्स आए, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और जितने लोग तशरीफ लाए, भाई बहन, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि रमज़ान के महीने में आपने बड़ी कुर्बानी दी। और हम उम्मीद करते हैं कि हम पुरअमन तरीके से लोकतंत्र की और इंसाफ की लड़ाई को आगे भी बढ़ाएंगे और जीत भी होगी, कामयाबी होगी। हम रहे ना रहे, हमारा देश रहेगा और भारत शांतिपूर्ण तरीके से रहे, यही हमारी दुआ भी है और यही हमारी आशा भी। आखिरी सवाल आपसे है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अगला और आखिरी कदम क्या होगा? हम क्यों बताएं आपको? सर आपके समझ वो हमारे पत्ते हैं, हम खोले ना खोले, जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऐलान करेगा तो आप सुन लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अबू तालिब रहमानी साहब, जो किसी नाम या किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जाने माने वरिष्ठ सदस्य हैं और देश के जाने माने सियासतदान भी हैं। सवाल दर सवाल में खास हमारे मेहमान थे और हमारे साथ थी अजरा परवीन। अबू तालिब साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया खास स्टूडियो में आने के लिए। इन्होंने खास तौर पर यह भी कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू तक भी इन्होंने बात पहुंचा दी है। अब देखना है कि इनकी बातों का कितना असर होता है। इन्होंने साफ तौर पे यह भी कहा कि संविधान से देश चल रहा है और संविधान से देश चलेगा। संविधान को मानने के लिए भी मुकम्मल तरीके से तैयार है और मानते भी हैं। और जो लोग अगर शरीयत की बात करते हैं तो शरीयत भी हमारे इस्लाम में बहुत ज़रूरी है। अब देखना है कि इनके बातों पर कितना अमल होता है और केंद्र सरकार कितनी अमल करती है, ये तो आने वाले वक्त में ही तय हो पाएगा। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए मंथन टुडे। नमस्कार।